हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीटीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रेरी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लोगों ने कल आपको जो वीडियो डाला था मैंने वो चैप्टर 1 का डाला था, इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट था। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, आइए देखते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हम लोगों ने अच्छा चैप्टर 1 में प्लांट के बारे में क्या-क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, एनिमल नहीं बना सकते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस बनाते समय जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस समय कौन-कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप उसको रिकॉल ज़रूर करिएगा, उस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा। ओके, और यहाँ पे ये है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन मतलब अब हम एनिमल में ये पढ़ेंगे कि कैसे फूड को लेते हैं या फिर फूड को मतलब क्या-क्या अंदर हमारी बॉडी के अंदर कैसे-कैसे प्रोसेस होता है फूड डाइजेशन का और डिफरेंट वेज हो सकते हैं, तो ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके। तो आगे है कि जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स प्लांट से भी फूड लेते हैं, या तो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं या तो फिर वो एनिमल्स खाते हैं, ठीक? जो कि एनिमल्स प्लांट खाते हैं, ठीक? कुछ एनिमल दोनों खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी ऑर्गेनिज़्म जो मतलब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो फूड जाता है, उस फूड का हम लोग यूज़ किस में करते हैं? वर्कआउट करने में। हमारे जितने भी फंक्शन हम सारे दिन में करते हैं, उस चीज़ में काम आता है। फूड एनर्जी के तौर पे काम करता है। और कोई भी अगर हमें चोट लगी होती है तो उसकी रिपेयरिंग में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, ये सब में फूड रिक्वायर होता है एनिमल को। तो एनिमल जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और कैसे फूड को लिया जाता है और फिर उस बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ओके, फिर इसके बाद ये आपको कुछ एक्टिविटी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपने जो चैप्टर 6 में पढ़ा था, सॉरी क्लास 6 में जो पढ़ा था कि फूड में कौन-कौन से कंपोनेंट कंसिस्ट रहते हैं, ये चैप्टर 1 में भी आपने कुछ देखा था, तो उसे आप इसे लिखेंगे। ओके, और फिर इसके बाद है कि जो फूड में जो-जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस तो है नहीं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज तो कर नहीं सकते, तो उसको छोटे-छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं वो, तब उसका डाइजेशन हो सकेगा। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उसका ब्रेकडाउन किस में होता है? ये सिंपल सब्सटेंस में होगा। ओके, इस तरीके के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ओके, डाइजेशन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में टूटना डाइजेशन कहलाता है। और फिर आगे है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अच्छा, जो फूड लेते हैं उसके अलग-अलग तरीके भी होते होंगे, जैसे कि हमने प्लांट में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट होते हैं, ठीक? तो इंसेक्टिवोरस पढ़ा, सैप्रोफाइट्स पढ़ा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। पैरासिटिक प्लांट्स पढ़े थे, तो ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है। जैसे कि हम अगर बीज़ और ये हमिंग बर्ड्स ऐसे की बात करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं कि ये प्लांट के जो नेक्टर होते हैं उनको सक करते हैं। ओके, और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ह्यूमन के हो गए या अदर एनिमल के, तो वो मदर मिल्क को फीड करते हैं। स्नेक यानी कि जैसे कि पाइथन होते हैं, वो लोग भी एनिमल को निगल लेते हैं। ठीक, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, वो छोटे-छोटे पार्टिकल जो कि उनके आस-पास होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, तो उन जब हम लोग दाने डालते हैं तो उसको भी फीड वो करते हैं। सबका अलग-अलग डिफरेंट वेज़ अलग-अलग तरीका हो सकता है कि कैसे वो फूड को लेते हैं। ओके?
तो ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपको फिल करनी होगी। और हाँ, मैं ये सारी एक्टिविटी के लिए मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी उसके लिए, ताकि आप उस एक्टिविटी को फुलफ़िल कर सकें। मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी उसको। ओके, आगे देखते हैं। अभी एक्टिविटी को हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अमेजिंग फैक्ट, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये स्टार फिश का दिया हुआ है। स्टार फिश करते क्या हैं कि जो ये आपको स्टार फिश दिख रही है ना, एकदम स्टार बहुत सुंदर होती है। ये स्टार फिश जो होती है वो उन एनिमल पे फीड करती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड सेल से कवर होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब आप सोचते होंगे क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड सेल, उसमें आपने सी वाटर में एक स्नेल जैसा पाया, स्नेल देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। तो जो स्नेल होता है उसका ऊपर का पार्ट बहुत ही हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और अंदर वो बहुत ही सॉफ्ट एनिमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो क्या करता है कि स्टारफिश करता क्या है कि वो जब सेल की ओपनिंग के बाद जो स्टारफिश होता है वो अपने स्टमक को ही बाहर निकाल देता है माउथ के थ्रू, और इस तरीके से वो सॉफ्ट एनिमल जो कि सेल के अंदर है उसे वो ईट करता है, खाता है। फिर इसके बाद वो अपने स्टमक को वापस ले लेता है बॉडी में। इस तरीके से फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। ऐसे इसी तरीके से डाइजेशन इन ह्यूमन्स, हम ह्यूमन्स में डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे कि देखो, जब ह्यूमन्स हम लोग जब खाना या फिर भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले माउथ पे लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद फिर उसको यूटिलाइज करते हैं हम एज अ वर्क में, एज अ एनर्जी यूज करते हैं ना। तो जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, जो मतलब हमारी बॉडी में जो अच्छा यूज्ड पार्ट होता है वो तो बॉडी में लग जाता है, बट जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो डेफिकेट हो जाता है। तो इस तरीके से फूड जो पास होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल्स के थ्रू होता है। पहले हम मुंह पे लेते हैं, बक्कल कैविटी उसको कहते हैं, फिर वो एनएस पे जाके खत्म होता है। ये आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका बक्कल कैविटी हो गई, ये पूरी बक्कल कैविटी हो जाएगी। ओके, और यहीं पे ही सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। फिर इसके बाद बक्कल कैविटी से होते हुए आप ये जो कैनाल जा रही है, ये जो नली होती है इसे ओजोफेगस कहते हैं। और इसके जो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड, ये आपका लिवर होगा। ठीक, और लिवर के बाद फिर ये आपको उसी के ही नीचे गॉल ब्लैडर होगा, और इधर स्टमक होता है। ठीक, स्टमक के ऊपर ही हार्ट होता है। ओके, फिर हाँ, स्टमक से होते हुए ये पैनक्रियाज आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो रेक्टम कहलाता है। इसके बाद फिर एनस आता है। इस तरीके से ये पूरा ह्यूमन बॉडी जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से होता है कि पहले फूड आपका बारी बारी से जाएगा। पहले बक्कल कैविटी से हम लेते हैं, देन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है, उससे हम जो फूड्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। उसके बाद वो ओजोफेगस में आएगा, स्टमक में आता है, फिर पैनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके रेक्टम, और फिर एनस से डेफिकेटेड जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो निकल जाता है। तो हमने ये देखा, ये डायग्राम देखा, फिगर देखा, अब आगे देखते हैं क्या है। तो हमने आपको बताया है कि जो कैनाल है ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत सारे पार्ट्स में है, जैसे कि बक्कल कैविटी हो गया, फूड पाइप भी बोलते हैं ओजोफेगस को, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या था, रेक्टम, फिर एनस। तो इस तरीके से ये पार्ट काफी मतलब लंबा रहता है, और ये जो पूरा पार्ट है आप देख रहे हो, तो इन सबको मिला करके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, जो फूड कंपोनेंट होता है वो धीरे धीरे इन्हीं कैनाल से ही गुजरते हुए जाता है, ट्रैवल करता है, और फिर अलग अलग वेरियस कंपार्टमेंट में फिर इस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है। तो आगे देखते हैं कि जो स्टमक का और इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है, और जो बहुत सारी इससे बहुत सारी ग्लैंड, मतलब ये जो जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, इसी से लगी हुई बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं डिफरेंट तरीके की, तो वो भी वर्क करती हैं।
ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल पे जो मतलब ग्लैंड्स हैं, उस पे एक कैनाल, जो मतलब कैनाल है, उससे एक सलाइवरी ग्लैंड, ये आपने देखा ना, सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज, ये सब एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। हमने प्लांट में भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि प्लांट भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। उस किसमें देखा था? इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखा था। वैसे ही यहाँ पे भी जो ह्यूमन बॉडी है, वो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। देन फिर ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स जितने भी सब्सटेंस हैं, उनको कन्वर्ट करता है स्मॉलर सब्सटेंस में। ओके। इस तरीके से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड और उससे भी जितने भी ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड, उन सबको मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ओके। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। अच्छा, जो हम फूड लेते हैं वो कैसे लेते हैं? बॉडी में जाता है, किसके थ्रू जाता है? माउथ के थ्रू जाता है। तो ये जो पूरा फूड लेने का जो प्रोसेस है, माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं हम, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। ओके, इंजेक्शन बोलते हैं। और फिर अच्छा, हमारे टीथ भी और टंग भी इसमें हेल्प करती हैं। टीथ इस तरीके से हेल्प करते हैं कि जब हम कोई फूड लेते हैं, तो टीथ उसे ही ब्रेक करता है मैकेनिकली तरीके से स्मॉल पीसेस में। और ये जो टीथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये अलग अलग टीथ का अलग अलग काम होता है। जैसे अगर हमें कुछ चीज़ कट करना है, कुछ चीज़ च्युइंग करना है, कुछ चीज़ चबाना है, या फिर कुछ चीज़ों को क्रश करना है, तो इन सभी जितने भी टीथ हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। फिर इस तरीके से ये जो टीथ हैं, ये जम्स में सॉकेट के थ्रू मतलब पूरे लगे हुए रहते हैं, जो कि अलग अलग दिखते हैं टीथ इसलिए कि हमारे कुछ दांत जैसे आगे के नुकीले होते हैं, थोड़े शार्प होते हैं, फिर पीछे के थोड़े ब्रॉड होते हैं। तो ऐसे होते हैं ना, ये टीथ के बारे में भी मैं आपके लिए ये अलग से लेक्चर लेके आऊँगी, छोटा सा शॉर्ट वीडियो ये। इस तरीके से आप देखोगे ना, ये 16 टीथ दिए हुए हैं। ठीक। एक पूरे एक जॉज का दिया हुआ है। टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे, जो मूलर होता है, मूलर पीछे के 3 टीथ को कहते हैं। हम इधर लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं। ओके। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ये आपका मूलर हो गया, ये मूलर हो गया, सॉरी ये मूलर हो गया, 3 टीथ हो गए। फिर इसके बाद आप देखोगे प्री मूलर, प्री मूलर ये 2 टीथ उसी से बगल पे। फिर ये कैनाइन हो गया, कैनाइन से 2 दांत होते हैं, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ओके। फिर इसके बाद इंसिजर, इंसिजर कितने होते हैं? इंसिजर 4 टीथ होते हैं। ओके, ये देख रहे हो? टोटल कितने हो गए इधर के? पूरे टोटल करोगे आप 16 हो गए। फिर इसके बाद दोनों जबड़ों को मिला के, जॉज को मिला के कितने हो गए? 32 हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको दी हुई है। इसको मैंने पहले भी बताया कि मैं इसको अलग से करवाऊंगी। इसमें अलग अलग आपके टीथ दिए हुए हैं कि कौन कट करता है, कौन बिटिंग टीथ है, कौन पियर्सिंग टीयरिंग है, कौन च्युइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ है। ये सब अलग अलग टीथ के काम होते हैं। फिर इसी तरह आप एक्टिविटी 2.3 पे आओगे, तो 2.3 पे ये बताया गया है कि हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक ए और बी। ए पे हम लेंगे बॉइल्ड राइस लेंगे, सिर्फ बॉइल्ड राइस रहेगा, और सेकंड बी वाले में बॉइल्ड और च्यूब्ड किया हुआ राइस रहेगा। ओके। फिर उसमें हम वाटर से उसे फिल करते हैं, और 3-4 इसके बाद हम उसे जब बॉटल से फिल करेंगे थोड़ा सा, तो उसके ऊपर फिर हम बाद में 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन दोनों में डालते हैं। तो इसके बाद आप देखिएगा क्या ऑब्जर्व होता है, ये आप जरूर करिएगा क्लास में। ओके, कलर में कुछ चेंजेस आएगा, और जो ट्यूब किया हुआ है वो कलरलेस रहेगा, और जो बॉइल्ड राइस रहेगा वो देख रहे हो हल्का सा पर्पलिश मतलब ब्लूइश कलर हो जाता है। और फिर इस तरह ये होता है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक। फिर द टंग इज अच्छा, टंग के बारे में बताया गया है। टंग हमारी पूरे भोजन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टंग से ही टंग जो है वो पीछे बक्कल कैविटी के पीछे वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ रहता है, और मस्कुलर ऑर्गन है ये, और ये आगे की तरफ ये सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है टीथ।
इस तरीके से हम जितने भी जो हम फूड लेते हैं उस पे जब सलाइवा सिक्रीट होता है तो सलाइवा के साथ ये मिक्स हो जाता है और उसको च्युइंग और निगलने में फूड हेल्प वो फूड को निगलने में टंग हेल्प करता है। ठीक इस तरीके से और दूसरा उसका टंग का क्या काम है, हम फूड का टेस्ट ले पाते हैं क्योंकि टंग में ही टेस्ट बड्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, जिससे कि हमें अलग अलग फूड के अलग अलग टेस्ट के बारे में हम जान पाते हैं। और फिर आगे है कि जो टीथ हैं वो कैसे डिके हो जाते हैं। अच्छा हमारे माउथ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ओके कुछ ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए, बट हार्मफुल तब हो जाते हैं जब आप कोई चीज़ खाते हो और मुंह को वॉश नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे फिर वो बने रहते हैं मुंह पे और वो ग्रो करने लगते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है भाई आपके जो फूड है उसको उससे वो शुगर में जब मतलब जो फूड बचा हुआ फूड है उस पे जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करेगा, इससे एसिड रिलीज करता है वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज किया तो टीथ धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, एसिड टीथ को डैमेज करने लगता है और इस प्रोसेस को कहते हैं टूथ डिके। इसलिए कुछ भी खाइए आप मुंह को जरूर वॉश करिए। और कभी कभी जो लोग अगर ट्रीटमेंट सही से सही टाइम पे नहीं करवाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, दांत गिर जाते हैं, टूथ लॉस भी हो जाते हैं, दांत निकालने भी पड़ जाते हैं। और बच्चों चॉकलेट मीठा सॉफ्ट ड्रिंक ये सब मत खाओ और या तो फिर खाओ भी तो मुंह को अच्छे से वॉश करो। इसी तरह आप देखोगे कि ब्रश 2 टाइम करना चाहिए। 2 टाइम आप करोगे, एक बार मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले। तो इस आपके दाँत में कभी भी कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेगा और हमेशा से दाँत आपके अच्छे रहेंगे। ओके? और हाँ, आगे है कि जब आप खाना खाते हो तो कहा नहीं जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, हँसना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि खाना फँस जाता है। बड़े लोग बोलते हैं ना कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो वो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो विंड पाइप में चले जाते हैं जहाँ से हम साँस लेते हैं। साँस लेने का विंड पाइप और एक फूड पाइप दोनों अगल-बगल ही है। तो अगर हम बात करते रहेंगे तो कभी-कभी एयर के थ्रू पानी जो हमारा भोजन है वो विंड पाइप में चला जाता है और इससे हमें प्रॉब्लम होती है, खाँसी आने लगती है और खाना फँस जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और खाना खाते समय बात नहीं करते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट टेस्ट टंग के ये अलग-अलग वर्ड्स दिए गए हैं, ये देख रहे हो? ऐसे हम पता लगा पाते हैं कि जब टेस्ट करते हैं खाना को तो बता लेते हैं ना कि ये मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है, तो इन्हीं टेस्ट बड्स के ही थ्रू बता पाते हैं। आगे है एक्टिविटी 2.4। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि आप अलग-अलग सैंपल्स बनाओ। पहला शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का, लेमन जूस का और जो नीम होती है, नीम जो मतलब या फिर कोई कड़वी चीज़ उसका आप जूस बनाओ। ठीक? फिर उसके बाद आप अपने क्लासमेट्स को अ, उसके टंग पे मतलब उसकी आँखें बंद कर दो और फिर इसके बाद उसके टंग पे अलग-अलग जीभ पे अलग-अलग पोर्शन पे उसके ये सब चीज़ें डालो। फिर उसके बाद आप देखोगे जब टंग के डिफरेंट एरियाज में अलग-अलग तरीके से आप टूथपिक से डालोगे तो वो बता पाता है कि कौन-सा मतलब तब वो बता पाएगा कि मीठा टेस्ट किस मतलब जैसे जीभ है, जो टंग है उसके किस पोर्शन पे मीठा लगता है, किस पोर्शन पे उसे सॉल्ट थोड़ा-सा खट्टा, कड़वा ऐसा लगता है, तो वो ये एक्टिविटी आप क्लास में करिएगा, फिर अपने टीचर को बताइएगा, ओके? और द फूड पाइप और ओजोफेगस। अब हम लोग ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके बारे में बारी-बारी से पढ़ते हैं। द फूड पाइप एंड ओजोफेगस। ओजोफेगस और फूड पाइप जो है जब हम फूड को लेते हैं फूड पाइप्स के थ्रू या ओजोफेगस के थ्रू, जैसा कि हमने ऊपर जो बॉडी में देखा, जब हम फूड को लेते हैं बक्कल कैविटी के थ्रू
बकल कैविटी के थ्रू फिर वो ओजोफेगस में आता है ना। इस तरीके से ये आपको अच्छा एक डायग्राम और दिया हुआ है फिगर कि ये जो फूड होता है, इस फूड को क्या करते हैं हम, इस ये फूड जब बकल कैविटी से लेते हुए कहाँ जाता है, ओजोफेगस में जाता है। फिर ओजोफेगस से होता हुआ कहाँ आता है, ये आपके स्टमक में जाएगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब आप खाना ऐसे नीचे की तरफ पुश करता है, ये फूड धीरे-धीरे नीचे की तरफ पुश होता जाएगा और कभी-कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो वॉमिटिंग का क्या रीज़न होता है, ये अपने टीचर से आप डिस्कस करो। ओके। द स्टमक, द स्टमक जो स्टमक है ये काफ़ी थिक वॉल्ड बैग होता है। ओके, ये जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा, सॉरी दिखाती हूँ मैं। ये अभी हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ये जो पोर्शन होता है, ये स्टमक पोर्शन होता है, ये काफ़ी थिक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है ये जे शेप्ड में होता है। जे शेप्ड में दिखेगा और काफ़ी वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से। ठीक, फूड पाइप से जब रिसीव करेगा तो कहाँ ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। हमने ऊपर आपको दिखाया था, ऊपर वाले पोर्शन में। ये देखो बॉडी में क्या था, जो हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, ये देख रहे हो, ये स्टमक है ना, हल्का जे शेप्ड में आपको दिख रहा होगा। ये जो आपको जे शेप्ड में स्टमक दिख रहा है, जब ओजोफेगस से जो फूड है वो ओजोफेगस से होते हुए आएगा। ओजोफेगस कहाँ ओपन होता है, ये स्टमक में ओपन होगा। फिर स्टमक में आएगा, स्टमक जे शेप्ड का होता है, वाइडेस्ट पार्ट होगा। फिर ये स्टमक कहाँ पे ओपन होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो इसका एंड कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब आगे देखते हैं कि स्टमक का क्या क्या काम होता है। स्टमक का काम ये होता है कि जो स्टमक के इनर पार्ट होता है, जो इनर पतली पतली लाइनिंग होती है, जो ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे करके बना हुआ होता है। तो ये जो अंदर के जो पार्ट होता है, ये यहाँ पे ऐसे करके लाइनिंग होती है। तो उस लाइनिंग में एक कुछ जूस सीक्रेट होते हैं, जैसे कि म्यूकस होता है। उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस सीक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। ठीक, हमारे स्टमक में क्या क्या होता है, क्या क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को। फिर ये म्यूकस का काम क्या होता है कि जो ये म्यूकस इनर लाइनिंग जो म्यूकस होता है, तो ये म्यूकस क्या करता है कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये जो पार्ट है यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को, ये स्टमक के पोर्शन को कवर किए रहता है और मतलब प्रोटेक्ट करता है उसके म्यूकस पार्ट, वो स्टमक की लाइनिंग को। ठीक, और इसी में एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जब हम फूड को लेते हैं तो उस फूड से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, या कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको वो किल कर देता है एसिड को। ठीक, और इस तरीके से फिर स्टमक ऐसे जो फूड होता है स्टमक में जब जाता है तो वो पूरा फूड कैसा हो जाता है, एसिडिक फॉर्म में हो जाता है। और फिर डाइजेस्टिव जूस भी इस पे हेल्प करता है, ठीक, आगे काम करने के लिए। अब इस तरह आप देखोगे कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है कि प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है, ब्रेक करता है। ओके, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद वाला पार्ट था। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आप देखे होंगे कि काफी कॉइल्ड पार्ट है ना। आप ये देखो, ये आगे आप देखना बॉडी पे, ये देखो काफी कॉइल्ड, उलझा हुआ एकदम कॉइल्ड, पूरा बंधा हुआ पार्ट है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर लंबा होगा, 7.5 मीटर लंबा होगा। ओके, और ये क्या करता है कि ये लीवर और पैनक्रियाज जो कि उसके बगल में है, पैनक्रियाज भी वहीं पे है। तो वो जो सिक्रीट करता है लिवर और पैनक्रियाज, जो जूस सिक्रीट करते हैं उसको रिसीव करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस को सिक्रीट करता है। ये जो लिवर होता है, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है
अच्छा, लिवर से लगा हुआ आपने ऊपर जो फिगर देखा था उसपे लिवर से लगा हुआ ही गॉल ब्लैडर होता है, ठीक? जो कि इसके सैक में बाइल जूस स्टोर रहता है और वही सिक्रीट करता है, ओके? द बाइल जो होता है ये फैट्स के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका। बाइल जूस का किस पे इम्पोर्टेंट रोल होता है? फैट्स के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल होता है, ओके? और फिर आगे हम देखेंगे कि जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज भी स्टमक के नीचे होता है जस्ट। तो ये एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है और स्टमक के नीचे पार्ट पे होती है। तो जो ये पैनक्रियाज होता है ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में लाता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। फिर आप देखोगे कि जो बचा हुआ जो पार्ट होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे मतलब वो तो वहाँ पे टूट गया, ब्रेक हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब ब्रेक होते हैं जब, तो जो आगे का फिर डाइजेस्टेड फूड का जो बचा हुआ पार्ट है वो फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट पे आता है। जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो पूरी तरीके से फूड के सारे कंपोनेंट को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। सारे फूड फूड के सारे कंपोनेंट का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, लोअर पार्ट पे, ओके? फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अच्छा ये किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट शुगर में सिंपली टूटता है, शुगर मतलब ग्लूकोज़ पे, फैट किस पे ब्रेक होता है? फैटी एसिड पे और ग्लिसरॉल पे, और प्रोटीन किस पे ब्रेक होता है? अमीनो एसिड पे। ऐसे करके ये सिंपल सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड, अच्छा जो हम लोग ये अभी ऊपर देख रहे थे कि जो भी छोटे-छोटे स्मॉल कॉम्प्लेक्स में ये ब्रेक हुआ, तो जब ब्रेक होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अब आगे ये इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड वेसल्स प्रेज़ेंट होती हैं। मतलब ये जैसे आपने देखा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही यहीं पे ही ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्योंकि ब्लड वेसल्स में ये जो डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये अंदर जाते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स हमारे अलग-अलग बॉडी में जाते हैं, जिसे हम वर्कआउट या फिर इसको एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, मसल्स बनती हैं, बहुत सारे काम फंक्शंस होते हैं इसके। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल में जो प्रेजेंट ब्लड वेसल्स होता है उसके अंदर पास होता है, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक? वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड वेसल्स में। और इस तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके इनर वॉल में क्या होती है? फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। जैसे ये मैंने दिखाया है फिंगर लाइक आउटग्रोथ, इसे विलाई बोलते हैं या विली भी बोल सकते हो, ओके? और इसका सिंगुलर फॉर्म विलस होता है। तो ये हज़ारों की संख्या में विली पाए जाते हैं और ये जो विली होते हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये इनका रोल क्या होता है कि ये विली सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ताकि डाइजेस्टेड फूड का एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। यानी विली जो होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं वो इंटेस्टाइन में, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन तेज़ी से हो सके, मतलब ज़्यादा हो सके, ठीक? जब ज़्यादा होगा तो वो ब्लड वेसल्स में हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएगा और न्यूट्रिएंट्स अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग-अलग ऑर्गन में जब ज़्यादा जाएगा न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, अलग-अलग उसके फंक्शन रहेंगे। इस तरीके से इसका रोल होता है। और फिर आगे दिया है कि ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल फ्लो टू इट्स सरफेस। तो यही है कि जो प्रत्येक जितने भी विलस पाए जाते हैं उस पे छोटे-छोटे थिन एकदम ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके सरफेस पे पाए जाते हैं। उसी के थ्रू ही ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अंदर जाता है, एब्ज़ॉर्प्शन उसका होता है। तो इस तरीके से जब उस विली का सरफेस क्या करता है कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है और फिर यही एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वही जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग ऑर्गन में, जैसे कि अभी बताया था आपको। और इस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में
डिवाइड स्मॉल पार्ट में मतलब ब्रेक होता है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन, तो प्रोटीन हमें ज़रूरत होती है, इस तरह बॉडी उसको मतलब यूटिलाइज़ करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एब्ज़ॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ये होता है कि डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में पास करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है विलस। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एसिमिलेशन क्या होता है कि जो एसिमिलेशन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब बॉडी के अलग अलग पार्ट में जब अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन, और बॉडी उसे एसिमिलेट करती है मतलब यूटिलाइज करती है, तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। ओके, फिर इसी तरह आगे दिया है कि सेल में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होगा, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। जब ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज ब्रेक होगा तो किस पे कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे होगा। ठीक, पहले क्या हुआ था? शुगर कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज पे, अब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, किस पे ब्रेक होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे होगा। देन एनर्जी उससे निकलेगी, और इस तरीके से फिर उसी एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। और फिर फूड जो है, अब फूड में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट और जो अनएब्जॉर्ब पार्ट है, जो नहीं पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है पार्ट, कुछ फूड का कुछ पार्ट बचता है और डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब आगे देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है, चौड़ी होगी, और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है, लेंथ होती है, वो 1.5 होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था? 7.5 मीटर लॉन्ग थी ना, तो ये लंबी होती है। और फिर इसका फंक्शन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें जो बचे हुए सॉल्ट और जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड के वाटर से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, और इस तरीके से जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाता है, फिर रेक्टम से सेमी सॉलिड फेस में निकलता है, और इस तरीके से इनस के थ्रू टाइम टू टाइम ये रिमूव होता है फीकल मैटर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। इंजेशन हम जब फूड को अंदर लेते हैं बक्कल कैविटी से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। और इजेशन जब हम फीकल मैटर को एनस के थ्रू रिमूव करते हैं टाइम टू टाइम, उस सारे प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। आगे है कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अच्छा हाँ बच्चों, हम सभी तो ग्रास तो खाते नहीं है, ये तो एनिमल खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, दूसरे अलग अलग हिरन हो गए, तो ये लोग तो ग्रास वगैरह ही ईट करते हैं। तो इनमें क्या अलग सा ऐसा होता है कि जो ये ग्रास खा लेते हैं उसी को ही पढ़ते हैं। ग्रास जब वो खाते हैं तो उनके जो पेट में, जो पेट का पार्ट में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं र्यूमेन। ओके, जो ये है आप इस फिगर से समझ सकते हो, ये देख रहे हो, ये होता है र्यूमेन। ओके, ये र्यूमेन पार्ट है, सॉरी, ये जो है ये र्यूमेन पार्ट होता है, जो कि इसमें जब ग्रास वो लेता है, निगलता है, तो यहाँ ग्रास र्यूमेन पार्ट में स्टोर हो जाती है। इस तरीके से थोड़ा सा उसका डाइजेशन, पूरा डाइजेशन नहीं होता है ग्रास का, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाती है, और इसे कड कहते हैं। फिर वो कड क्या करता है? वापस माउथ पे आता है स्मॉल पंप के थ्रू, और इस तरीके से एनिमल फिर से उसे च्यूब करता है, फिर से उसे चबाता है, और इसे र्यूमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक, और इस तरीके के एनिमल को र्यूमिनेंट कहते हैं। जो र्यूमिनेशन करते हैं उन्हें र्यूमिनेंट कहते हैं। ठीक, र्यूमेन पाया जाता है इसमें। और ग्रास में सेलुलोज बहुत होता है, सेलुलोज होता है जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। इस तरह जो रेमिनेंट एनिमल होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, डियर, ऐसे, तो इसमें र्यूमेन में एक तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया इस ग्रास सेलुलोज को तोड़ने में हेल्प करता है, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करने, तोड़ने में हेल्प करता है। तो तो मतलब ये जो है ये र्यूमेन सिर्फ र्यूमिनेंट एनिमल में ही पाया जाता है, गाय भैंस में ही, ह्यूमन में नहीं होता है। ह्यूमन ग्रास
को या सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ओके, फिर इसी तरह आगे एनिमल जो कि हॉर्स होते हैं, रैबिट, तो उसमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कि सीकम बोलते हैं। सीकम ओजोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है। ठीक, फिर जो फूड का सेलुलोज पार्ट होता है वो डाइजेस्ट होता है इन्हीं बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू। ये भी ह्यूमन में एक तरीके का नहीं होता है। और फिर आगे दिया हुआ है कि जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़्म होते हैं जिनके माउथ ही नहीं होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं, तो वो कैसे मतलब फूड को लेते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि फीडिंग एंड इन डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा को हम आई से नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ओके, और ये पॉन्ड वाटर में होते हैं। इसमें अमीबा की सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर है। ये है आपको मिलेगा, ये है अमीबा जो कि पॉन्ड वाटर में होता है। इसे हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होगी और एक न्यूक्लियस होता है, ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। और इसमें एक बबल लाइक बहुत छोटे-छोटे जैसे ये आपको दिख रहे होंगे ना, ये वैक्यूल, ये दिख रहा होगा। ये है ये सब, तो ये वैक्यूल होते हैं। और इन्हीं ये जो मतलब जब ये लोग साइटो ये पूरा जो इसमें लिक्विड फॉर्म भरा रहता है, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है? अमीबा अपनी साइज़ को चेंज करता है, जैसे-जैसे वो मतलब चलता है ऐसे, तो वो अपनी साइज़ को ऐसे, ऐसे चेंज करता है, ऐसे। फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे-ऐसे ही करते-करते वो साइज़ अपना चेंज करता रहता है साइज़, शेप और पोज़ीशन को। तो जब वो आगे बढ़ता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, जैसे कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ये आपका स्यूडोपोडिया कहलाता है। ओके? ये क्या कहलाता है? स्यूडोपोडिया कहलाता है। और फिर आगे आप इस तरीके से मतलब ये फूड को कैप्चर करने का और उनके मूवमेंट का मतलब तरीका होता है, ठीक? स्यूडोपोडिया के थ्रू। और इस तरीके से ये फूड पार्टिकल को लेते हैं, अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं। फिर इस तरह फूड वैक्यूल में ये जाते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है और वो फिर छोटे-छोटे स्मॉलर पार्ट में टूटता है। इस तरीके से ये प्रोसेस इनमें होता है और फिर यही एब्ज़ॉर्ब जो सब फिर वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं सब्सटेंस को। और फिर एब्ज़ॉर्ब सब्सटेंस क्या करता है? उनको ग्रोथ उनकी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है और मल्टीप्लिकेशन अलग-अलग फिर पार्ट में ये डिवाइड होते हैं एनिमल वो अमीबा। ओके, इस तरीके से इनका पूरा तरीका होता है लेने का फूड और कैसे डाइजेस्ट होता है। आप देखोगे कि जो अ, डाइजेशन का जो प्रोसेस है फूड का लेने का और एनर्जी रिलीज़ करने का, वो सारे एनिमल में सेम होता है, बट अंदर की जो मैकेनिज़्म होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे इसमें र्यूमेन नहीं होता, हम सेलुलोज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं जैसे गाय, भैंस, ये सब लोग सेलुलोज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फूड वैक्यूल जो कि अमीबा में होता है, वो फूड वैक्यूल के थ्रू मतलब फूड को ट्रैप्ड करते हैं और इस तरीके से वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं फूड सब्सटेंस में और फिर उसे एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो सारे में एक ही अलग-अलग तरीका हो सकता मतलब एक सेम ही तरीका है, बेसिक प्रोसेस जो है वो सेम ही है सारे प्रोसेस में, सारे एनिमल में सॉरी। फिर ये आपको कुछ लर्न ये दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी थी। ठीक? ओके? एंड थैंक यू। आपको आज का चैप्टर कैसा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं अगला चैप्टर डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी और मैं आपके लिए जो एक्टिविटी है मैं उसे भी अलग से एक छोटे-छोटे वीडियो बनाती हूँ ताकि जो एक्टिविटी दी हुई थी मैं उसे कंप्लीट कर सकूँ। ओके, बाय, थैंक यू।